आज हम लोग मुख्य रूप से सॉल्यूशन करेंगे धातु एवं अधातु यानी कि रसायन विज्ञान का जो आपका तीसरा चैप्टर है, इसके वीवीआई इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, इसमें जो है टोटल आपका 135 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से मुख्य रूप से एक पार्ट में हम लोग 70 और एक में 65 यानी कि 2 पार्ट में हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्बन। आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता रहेगा बच्चों। आप लोग को उस चारों ऑप्शन में से जो टिक सही रहेगा उस पर आपको टिक करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप लोग को लास्ट में बताना है कि टोटल आपका कितना मार्क्स आया। और इसमें जो बच्चों मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा लिया गया है जो आपका बोर्ड परीक्षा में या तो पूछा हुआ है या फिर आपके प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और 135 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा है बच्चों। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ से तो आप लोग को और दूसरा ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी दूसरे तरह की चीज़ों की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। आइए एक एक करके आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आता रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरस है, चालक है, तन्य है, अघातवर्धी है। तो इसमें से किस गुण के कारण जो है इसका स्कूल के लिए घंटी जो प्रयोग की जाती है धातु की, वो तो मुख्य रूप से वो है आपका सोनोरस। ठीक है, क्यों बच्चों? क्योंकि स्कूल में जो उसका यूज किया जाता है मुख्य रूप से ध्वनि के लिए यूज किया जाता है, ताकि क्या हो, सारे बच्चों को पता चल जाए हाँ छुट्टी का टाइम हो गया या फिर आप जो है दूसरा किताब पढ़ने का टाइम हो गया, इस प्रकार से पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका पहला नंबर का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? मैग्नीशियम, क्रोमियम, सोडियम, सल्फर। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आपका सोडियम जो है सही हो जाएगा। आप लोग को ध्यान रखना है सोडियम यानी कि आपका Na, लिथियम यानी कि Li, पोटेशियम यानी कि K, ये तीनों ऐसी धातुएं हैं जो आपका जिसको आसानी से चाकू से काटा जाता है। अलग अलग क्वेश्चंस में आपको अलग अलग बार जो है कभी सोडियम पूछ लेता है, कभी आपको लिथियम दे देता है, कभी पोटेशियम दे देता है। इसलिए आप लोगों को ये तीनों धातुओं का नाम अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? यानी कि जो धातु की चमकदार सतह है वो किस धातु के गुण को प्रदर्शित करता है? धातुइक गुण, धातुइक चमक, या अघातवर्धिता, धातु की चालकता, या फिर आपकी धातु की धातुइक सक्रियता। मुख्य रूप से यहाँ पर आपका धातुइक चमक यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जो धातु है कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था यानी कि आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये आपका 2014 में पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पर अधातु का नाम बताना है, क्या होगा वो? मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर या सोडियम। तो मुख्य रूप से सही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन। यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये आपका क्या है? अधातु है। अगर आपको धातु के बारे में पूछा जाएगा बच्चों, धातु के बारे में, तो धातु में मुख्य रूप से आपका पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पारा यानी कि आपका Hg, जिसको हाइड्रल गायरम बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका, अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? बाईं ओर केंद्र में, दाईं ओर केंद्र में, या फिर लेंथेनाइड जो है तत्वों के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से आपकी जो जितनी भी धातुएं हैं वो आपके बाईं ओर जो है मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को आवर्त सारणी में बाईं ओर जितनी भी है तत्व वो आपको धातुएं वाली है। अगला है आपका, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है? तो अधातु अगर मान लीजिए आपका आवर्त सारणी है बच्चों, तो ये मुख्य रूप से अधातु इधर है और इधर आपका सारा धातु है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग दाईं ओर और इसको बोलते हैं बाईं ओर। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अधातुएं हैं यानी कि आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर दाईं ओर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं की पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अघातवर्धिता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है बच्चों बहुत बार। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है, अघातवर्धिता गुण के कारण इसको क्या बनाई जा सकती है? आसानी से पीट करके पतली चादरों में बदला जा सकता है किसी भी धातु को। नेक्स्ट प्रश्न है 8वें नंबर का, निम्न में कौन अधातु है? अधातु में बताना आपको इसमें से आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या हाइड्रोजन। तो ये आपको देखिए बच्चों, ये तो तीनों आपका किस में आएगा? धातु में आ जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? आपका गैस है जो आपका अधातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, निम्न में कौन सी धातु जो है तार के रूप में उपलब्ध है? तार के रूप में उपलब्ध है कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेड। तो यहाँ पर जो लेड है बच्चों ये होता है शीशा, तो इसको तो हम लोग तोड़ करके यानी कि आपको तार में तो नहीं बदल सकते हैं। कैल्शियम यानी कि ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? टाइट होता है, इसको मारने पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बच्चों, तो वो तो चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार से मैग्नीशियम। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो कॉपर है इसका तार उपलब्ध आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, Cu। अगला प्रश्न है 10th नंबर का आपका, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? यानी कि एक धातु होगा इसमें से जिसको अगर जलाएंगे आप तो चमकदार श्वेत ज्वाला का उत्पन्न करेगा। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आपका एल्यूमिनियम। तो मुख्य रूप से आप लोग को यहाँ पर जानना चाहिए, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है तो ये आपका श्वेत मतलब कि चमकदार ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, कभी कभार 2 नंबर या प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, इनमें से कौन सी जो है अधातु चमकीला है? यानी कि अधातु का नाम बताना है और वो चमकीला होता है। ऑप्शन से आपके दिए हुए हैं यहाँ पर सल्फर, कार्बन, आयोडीन या फिर आपका ब्रोमीन। तो मुख्य रूप से आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? आयोडीन जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन ही एक ऐसा अधातु अपवाद में जिसमें क्या होती है? विशेष प्रकार की चमक होती है।
धातु के बर्तन में धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है, या फिर आपका चालक और कुचालक दोनों है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुचालक है बच्चों, जो क्योंकि जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। इस प्रकार से ये आसानी से ऊष्मा का चालन करता है। 13 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पूछ रहा है ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है, जो कैसा है, मुलायम है, कठोर है, द्रव है या फिर आपका गैस है। तो मुख्य रूप से मुलायम तो नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कठोर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट और आपका कौन, हीरा, जो ऐसे कार्बन के अपरूप है अधातु की श्रेणी में जो सबसे आपका कठोर की श्रेणी में आता है। अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये आपका 2014 में पूछा हुआ है। तो अभी मैंने ऊपर में कितना बताया था, लिथियम बताया था, पोटेशियम बताया था, सोडियम बताया था। अब इसमें से तीनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको आपको टिक कर देनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका लिथियम, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है। यानी कि जितने भी तार हैं उस पर किस प्रकार की परत यानी कि लेयर जो है चढ़ी होती है। सोडियम क्लोराइड की, कॉपर क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो यहाँ और या फिर मैग्नीशियम। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, CVC की जो है परत चली रहती है। कौन सी परत, CVC, इसका नाम होता है ये CVC, PVC बच्चों सॉरी, यहाँ पर है PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है 2011 में आपका ये प्रश्न आया हुआ है, सिलिका जो है क्या है। यानी कि ये जो आपका सिलिका है ये आपका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान रखना बच्चों, ये सिलिका जो है आपका ये क्या है, उपधातु है, ठीक है। उपधातु कितने टोटल, तो 7 है, कभी मैं आपको बता दूंगा, है ना। ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कि जो ग्रेफाइट का जो उत्पादन होता है वो एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ जब गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा, जिंक के साथ, भाप के साथ, बालू के साथ, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जब एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ बच्चों, बालू के साथ आप गर्म करेंगे तो मुख्य रूप से प्राप्त हो जाएगा आपको ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, कि सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। यानी कि जो आपका सल्फर है S यानी कि जिसका परमाणु संख्या होता है आपका 16, तो इसका जो निर्माण होता है ये किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 के उत्पादन में, एंटीसेप्टिक के रूप में, या फिर आपका गन पाउडर, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है बच्चों गन पाउडर के रूप में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर के दहन के बाद सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि ये कैसा है, क्षारीय है, कर्ब अम्लीय है, या उदासीन है, या आपका क्षारीय या अम्ल दोनों। तो मुख्य रूप से यहाँ पर बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन सल्फर का दहन। तो मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, जब भी सल्फर का दहन करेंगे मतलब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और अभिक्रिया जैसी होगी बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया ये हो गया आपका सल्फर अधातु, ऑक्सीजन भी हो गया अधातु। अधातु का जो भी ऑक्साइड होता है वो आपका अम्लीय प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन सा उपधातु है, इनमें से उपधातुओं का नाम बताना है। तो सबसे पहले देखिए ZnCaGe और या फिर आपका सी, यानी कि आपका कार्बन दिया हुआ है, जर्मेनियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका जर्मेनियम जो है सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका क्या है उपधातु है, यानी कि सब मेटल है। बाकी कार्बन जो है अधातु है, जिंक धातु है, कैल्शियम धातु है, जबकि जर्मेनियम क्या हो जाएगा, ये आपका उपधातु हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट में कौन जो है विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि इन दोनों में से आपको बताना है कौन जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो मुख्य रूप से आप लोग को मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया था कि जो आपका ग्रेफाइट होती है ये आपका विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट और हीरा जो है दोनों कठोर पदार्थ है, और हीरा जो है दुनिया का पूरे विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा आपका, ठीक है, जो कि आपका क्या है कार्बन का अपरूप है, कार्बन एक अधातु है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन एक बार आ गया था, कार्बन क्या है, यानी कि वहां पर आपको मानना है कार्बन एक अधातु है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। अभी मैंने ऊपर में बताया था कार्बन का जो आपका हीरा जो अपरूप है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीरा का जो गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हीरा जो जितना कठोर होगा बच्चों उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही ज्यादा उच्च होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको उच्च मार देना, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या है, ये आपका 2012 में प्रश्न पूछा हुआ था। लोहा यानी कि आपका जो आयरन है Fe, इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो 26 है, ठीक है। तो आपको कुछ मैं यहाँ पर परमाणु का बात कर देता हूँ जो आपका बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है आयरन का 26 याद रखना है, सोडियम का जो है ये पूछा जाता है आपका 11, इसको याद रखना है, क्लोरीन का जो है 17 ये भी पूछा गया है, और उसके बाद कॉपर का याद रखना है 29, कॉपर का कितना है बच्चों 29, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फॉस्फोरस का 15 और सल्फर का 16, ये आपका 5-6 गो है, इसको याद रख लीजिएगा। इससे आउटी आपका कोई भी आपका परमाणु नहीं पूछा जाएगा, उसका परमाणु संख्या पूछा जाता है, ठीक है। सोना का जो आपका धात्विक चमक कैसा होती है, यानी कि जो सोना है उसका धात्विक चमक किस प्रकार की होती है, सफेद, लाल, भूरा वर्ण, पीत वर्ण, या फिर आपका इनमें से
कोई नहीं। तो जो श्वेत जो आपका सोना होता है बच्चों, उसका पीत वर्ण यानी कि आपका पीतल की तरह उसका रंग होता है। अगला है आपका 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में ये गुण क्या कहलाता है? यानी कि जो आपका किसी भी धातु को खींच करके अगर लंबा तार बना लेते हैं, उसी प्रकार से अगर सोने का 1 ग्राम लेते हैं और उससे अगर आपने 2 किलोमीटर तार बना लिया खींच करके, तो धातु का ये गुणधर्म जो है क्या कहलाएगा? अघातवर्धिता, तन्यता या फिर कठोरता, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से क्या कहलाता है बच्चों? आपका तन्यता कहलाती है, यानी कि तार के रूप में खींचना। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर का, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है ना, बदल बदल करके आ रहा है अपना रंग रूप। ये आपका यहाँ पर सोडियम सही हो जाएगा, और ये देखिए 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, आपको सोडियम की जगह पोटेशियम दे देगा और या फिर आपको लिथियम दे देगा, तो आप उसी हिसाब से आप लोग आंसर कर लेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है कौन विद्युत का सुचालक होता है? 2020 का सेकंड टर्मिनल में क्वेश्चन, यानी कि आपका सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विद्युत का सुचालक के बारे में पूछ रहा है, तो 100% यहाँ पर आपको अपवाद में पूछेगा। अपवाद वाला में क्या है कि ग्रेफाइट जो है होता है बच्चों, ये आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा पूछा जाता है जो आपका अपवाद में रहता है, जो आपका अकेला गुण प्रदर्शित करता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, ये यौगिक जल में विलय है। ये तत्व क्या हो सकता है? यानी कि एक कोई धातु ले लिए, वो अगर ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया होती है तो एक उच्च गलनांक का यौगिक निर्माण करेगा, और जब आप उसको जल में डाल देंगे तो वो उसमें पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से वो हो जाएगा आपका कैल्शियम बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम, क्योंकि जो कैल्शियम जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है उस CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, इसका गलनांक क्या होता है? काफ़ी उच्च होता है। और बाकी उसके बाद इसको जैसे ही जल में डालेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है बच्चों CaO, इसको बुलाता है कली चूना, यानी कि आपका अनबुझा हुआ चूना। जब इसको पानी में डालते हैं तो ये आसानी से पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, यानी कि घुल जाता है। तो ऑप्शन आपका वहाँ पर कौन सा सही हो जाता है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है, लोहा जो है निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? यानी कि जो आयरन है, ये निम्न में से 4 आपका धातु दिया हुआ है नीचे, इसमें से किसको ये इस विस्फोट यानी कि आपका जो है विस्थापित कर सकता है? विस्थापित करने का इसकी शक्ति है। सोडियम को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को, कॉपर को। तो मुख्य रूप से आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, ये थोड़ा सा कुछ क्या है बच्चों, आपका ज़्यादा ही क्रियाशील है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन, ये कॉपर जो है आपका आयरन से नीचे आता है। तो यहाँ पर आयरन जो है कॉपर को आसानी से विस्थापित कर सकता है। तो ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर्फ सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होंगे? कम चालक हैं, सबसे अच्छा चालक है, अचालक है, या फिर सबसे अच्छे कुचालक हैं? तो मुख्य रूप से आप लोग को याद रखने का है कि सिल्वर और जो है कॉपर यानी कि Cu, इसका ही उपयोग जो है तारों के रूप में किया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से ये उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा बच्चों? सबसे अच्छा चालक, ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेड जो है उष्मा का क्या है? अचालक है, चालक है, चालक अचालक दोनों हो सकता है, इनमें से सभी उत्तर सही है। तो लेड यानी कि आपका पीबी होता है बच्चों आपका शीशा, तो शीशा से 100% है आपका जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अचालक, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ज़्यादातर मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपवाद से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि एक्वा रेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण है? यानी कि एक्वा रेजिया यानी कि जो आपका अम्लराज होता है, अम्लराज, तो वो किन 2 अम्लों का मिश्रण होता है? तो मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जो 2 अम्ल होता है वो एक होता है HCl और एक होता है HNO3, यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और इसका अनुपात कितना होता है? तो जब HCl का आप लोग 3 ले लेंगे और नाइट्रिक अम्ल का 1 ले लेंगे, यानी कि 3:1 लेंगे, तो यहाँ पर एक्वा रेजिया का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 3:1 के रूप में दिया हुआ है, कौन सा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जो है सही है। ये आपका 2013 में प्रश्न आया हुआ है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है, धातुएं उष्मा तथा विद्युत के होती है, यानी कि जितनी भी धातुएं होती है वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है? अचालक होता है, चालक होता है, दोनों होता है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य रूप से जितनी भी धातु होंगी वो उष्मा और विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा, यानी कि अच्छा चालक होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ए और बी दोनों बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई धातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो 100% हाइड्राइड बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाते हैं? तो जितनी भी धातुएं हैं बच्चों वो जल से अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी धातु, मान लीजिए आपका सोडियम हो गया, तो ये आपका अभिक्रिया करेगा किसके साथ? तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, तो यहाँ पर बनेगा आपका NaOH और हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर विस्थापित करेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी धातुएं वो जल के साथ यदि अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा। और ये प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। सीधा 2 नंबरिया में भी पूछा हुआ है। एक बार 2 नंबरिया में प्रश्न पूछ लिया था बच्चों कि धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया का क्या कीजिए? 2 समीकरण लिखिए। तो ठीक है, वहाँ पर आसानी से आप लोग को लिख करके आ जाना है, 2 नंबर आपका आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड जो है जल में घुल करके क्या बनाते हैं? जितने भी धातु के ऑक्साइड है आप लोग को ध्यान रखना है, जितने भी धातु का ऑक्साइड होगा बच्चों, धातु का ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो जल में अगर घुला देंगे उसको, तो वो मुख्य रूप से बना देगा आपका क्षार। कैसे बनाता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम ऑक्साइड यानी कि आपका धातु का ऑक्साइड हुआ, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रही है? यानी कि
इसको जल में हम लोग डाल रहे हैं, तो जल में डालेंगे तो मुख्य रूप से ये बना देगा NaOH, यानी कि आपका बन जाएगा NaOH। तो NaOH में क्या आ रहा है, OH क्या होता है, क्षार होता है। मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया था पूरा अच्छी तरह से, जब अम्ल भस्म और क्षार यानी कि लवण वाला जब चैप्टर पढ़ा रहा था केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, तो वहाँ पर मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर बन जाएगा क्षार। तो क्षार जो प्रकृति, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, यानी कि जितनी भी धातु का ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड, ठीक है, और धातु का नहीं, यहाँ पर बोल रहा है धातु का ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है जितने भी धातु का ऑक्साइड होता है वो आपका भास्मिक गुण के होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्षार भूले से भी नहीं बोलेगा बच्चों, क्षार तब बोलेंगे जब उसको पानी में डालेंगे। मैंने आपको चैप्टर में समझा दिया था अच्छी तरह से कि जब भी किसी भस्म को किस में डालेंगे, जल में डालेंगे, तब वो कहलाएगा आपका क्षार। लेकिन यदि आपको उसको ऐसे ही रख रहे हैं बच्चों, तो वह मुख्य रूप से आपका कैसा कहलाएगा, भस्म कहलाएगा या क्षारक कहलाएगा। कौन सी धातु जो है अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि इसमें से कौन सा जो ऐसा धातु है जो आपका जो है जल के साथ, यानी कि आपका धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, लोहा, एल्युमिनियम, सोना या फिर आपका पोटेशियम। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका सोना हो जाएगा बच्चों, जो कैसा है लगभग आपका उत्कृष्ट गैसों की समान ये रहता है, मतलब कि बहुत ही कम सक्रिय रहता है, या किसी के साथ जल्दी से अभिक्रिया करती नहीं है। इसी गुण के कारण इसका प्रयोग किया था बच्चों अलग अलग प्रकार के आभूषण के निर्माण में, ताकि ये किसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो फिर ये क्षय हो जाएगा, जंग लग जाएगा, तो फिर इसकी क्वालिटी घट जाएगी। लेकिन देखते हैं आप लोग, सोना जैसा का तैसा ही रहता है हमेशा, तो इसलिए वो जो है बहुत ही कम क्रियाशील होती है। सोडियम तथा पोटेशियम धातु जैसी तेजी से अभिक्रिया करती है और गर्म जल के साथ या फिर ठंडे जल के साथ या भाप के साथ या फिर सभी के साथ, यानी कि आपको बताना है कि जो सोडियम और आपका पोटेशियम है के ये किस जल के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है। तो मुख्य रूप से ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है, तो ये आपका ठंडे जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। फिर 41 नंबर का प्रश्न है, कौन सी धातु जो है जल में डालने पर तैरने लगती है, यानी कि इसमें से जो है कौन सा धातु है जिसको आप जल में डालेंगे तो वो तैरने लगेगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपको बताना है कैल्शियम, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है ऐसा ये धातु है बच्चों, यदि इसको आप वाटर में डालते हैं तो वो आपका तैरने लगेगा, बहुत ही हल्की होती है। धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है। तो धातु का जितना भी ऑक्साइड होगा बच्चों, यदि उसको किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसको अगर हम लोग अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, अम्ल के साथ, तो यहाँ पर मुख्य रूप से अम्ल यानी कि उत्पाद का निर्माण होगा। एक तो बन जाएगा NaCl और एक दूसरा बन जाएगा H2O। तो मुख्य रूप से लवण और जल का निर्माण हो जाएगा, यानी कि धात्विक लवण। तो धात्विक लवण में क्या हो जाएगा, धात्विक क्लोराइड और मुख्य रूप से जल। तो यहाँ पर आपका धात्विक क्लोराइड और यहाँ पर जल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाता है, वो गैस कौन सी है। यानी कि जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम जो दो ऐसी धातुएं, यदि इसको आप पानी में डालते हैं तो ये लोग तैरने लगते हैं। और तैरने का कारण एक ये है कि इसकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है, वो उस गैस का नाम पूछ रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मुख्य रूप से वहाँ पर मौजूद होता है, आपका चिपक जाता है बच्चों हाइड्रोजन गैस, जो काफ़ी हल्की होती है। इसी हल्के गैस के चिपकने के कारण ये दोनों तत्व क्या करने लगते हैं, ये दोनों धातु आपका पानी में तैरने लगता है। 44 नंबर का प्रश्न है, बहुत जल्द हम लोगों का सेशन समाप्त होने वाला है। अगर आप लोग चैनल में कोई भी न्यू है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग इस चैनल को उस भाई बंधु को आप लोग भेज दीजिएगा जो आपका 9th स्टैंडर्ड में है, क्योंकि उन लोगों का हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों को तो टेंशन नहीं लेना है बच्चों। और कम्युनिटी बॉक्स में आप लोग ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी बॉक्स में हर रोज जो है मैं आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहा हूँ। मिशन 2023 यानी कि आपका 2023 में जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं एक मिशन चलाया हूँ बच्चों, स्टार्ट किया हूँ। और हर दिन जो है उसमें मैं 2 आपका प्रश्न देता हूँ और उसमें से आप लोगों को कमेंट करना है कि कौन सा आंसर सही है। और अगले दिन जो है मुख्य रूप से आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर कर दीजिए एक बार अच्छे रूप से। कौन सी जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करती है, सोना, लेड या फिर आपका सिल्वर या आपका पोटेशियम, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपका पोटेशियम ये एक ऐसा धातु है जो आसानी से जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी। बाकी जो है ये आपका बहुत ही कम नहीं करेगा बच्चों, ये अभिक्रिया लगभग नहीं करती है। इनमें से जो है कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है, द्रव अवस्था में धातु पूछा जाएगा तो आप लोग को लिखना है पारा, यानी कि आपका लिख देंगे Hg। अगर अवधातु पूछा जाएगा तो वहां पर लिख लेंगे ब्रोमीन, यानी कि आपका Br, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर धातु के बारे में पूछा जाता है तो धातु में क्या हो जाएगा, आपका पारा हो जाएगा, यानी कि मरकरी हो जाएगा, जिसको Hg बोलते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया से गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कही जाती है। यानी कि जब आप आयरन ऑक्साइड के साथ किसकी अभिक्रिया कराते हैं, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये आपका गलित जो लोहा प्राप्त होता है मुख्य रूप से। तो इस अभिक्रिया का आपको नाम पूछ रहा है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या आपका उपचयन अभिक्रिया या फिर आपका थर्मिट अभिक्रिया। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जब भी एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर बन जाएगा आपका थर्मिट अभिक्रिया। मैंने यहाँ पर धातु कर्म के जगह आपको ये सारा चीज समझा दिया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैप्टर को नहीं पढ़ा है बच्चों तो प्लीज
प्लीज़ पॉज कीजिए और सबसे पहले चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, आसानी से सारे प्रश्नों का आंसर हो जाएगा आपका। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, यानी कि जब भी कॉपर को आप लोग जलाएंगे तो कॉपर को जलाने का मतलब होता है कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, तो जैसे ही कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड यानी कि आपका CuO का निर्माण हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड कहाँ पर है आपका ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, जल्द ही हम लोगों का हाफ सेंचुरी लगने वाला है, 50 से 2 प्रश्न दूर है, तो एक बार लाइक कर दीजिए। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन जो है अपचायक है, अपचायक का बारे में पूछ रहा है बच्चों। अपचायक मीन्स होता है अपकारक, ये आपका मैंने आपको जो है पहला चैप्टर जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है वहां पर मैंने बताया था। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अवकरण किसे कहते हैं, उपचायक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं, अवकरण यानी कि ऑक्सीकारक अपकारक, ये सब के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ चर्चा किया था पहला चैप्टर में, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है MnO2 मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड मिलकर के किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ बनाता है मैग्नीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर मुख्य रूप से अपचायक यानी कि अपकारक कौन है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है या फिर आपका MnO2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। और आप लोग को ऐसे भी ध्यान रखना बच्चों, जितने भी आपका धातु होते हैं वो क्या होते हैं आपका अपचायक होते हैं यानी कि अपकारक होता है। 49 नंबर का प्रश्न है HNO3 यानी कि आपका नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, ये दुर्बल ऑक्सीकारक अम्ल है, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, प्रबल अपकारक अम्ल या फिर आपका दुर्बल अपकारक। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ही ये आपका ऑक्सीकारक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका 20 जो है सही हो जाएगा, यह प्रबल ऑक्सीकारक है। कौन, HNO3 यानी कि आपका नाइट्रिक अम्ल। 50 नंबर का प्रश्न है, हाफ सेंचुरी आप लोगों का लग ही गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इस यौगिक का गलनांक जो है कितना है, 2850 केल्विन, 981 केल्विन, 1045 केल्विन या आपका 1074 केल्विन। तो मुख्य रूप से इसका जो होगा बच्चों गलनांक का मान तो वो होगा आपका 981 केल्विन। तो ऑप्शन आपका बी जो है 50 नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जब भी आप लोहे के पर किसका अभिक्रिया कराएंगे, भाप की अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो वहाँ पर आपका निर्माण होगा हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका लोहा जो है लोहा अभिक्रिया करता है किसके साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ या फिर आपका सभी के साथ। तो अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने सॉल्यूशन किया, जब भी लोहा अभिक्रिया करेगा वो भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर भाप के साथ अभिक्रिया करेगा कौन सी गैस निर्माण करेगा, तो आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। 53 नंबर का प्रश्न है निम्न में कौन सा युगल जो है विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी कि इसमें से जो है कौन जो है मुख्य रूप से युगल विस्थापन अभिक्रिया यानी कि आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगा। NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, आयरन सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, अर्जेंटम नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो यहाँ पर जो आपका दर्शाने वाला बच्चों, तो यहाँ पर आपका दर्शा जाएगा अर्जेंटम नाइट्रेट और कॉपर धातु, यानी कि आपका मुख्य रूप से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है डी जो है सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है NaCl यानी कि जो आपका साधारण नमक होता है, जो आपका खाने वाला नमक है बच्चों, इसका क्वथनांक यानी क्वथनांक बोलते हैं बच्चों जिस पॉइंट पर जिस ताप पर कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है, तो किस ताप पर जो है सोडियम क्लोराइड मतलब कि उबलेगा, 3120 केल्विन पर, 1900 केल्विन पर, 1600 केल्विन पर, 1686 केल्विन पर। ये थोड़ा सा डाटा वाला चीज़ है बच्चों, इसको आप लोग को तो रटना पड़ेगा ही, इसमें तो कोई दूसरा चारा है नहीं। तो मुख्य रूप से इसका मान होता है आपका 1686 केल्विन। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 54 नंबर का प्रश्न का। 55 नंबर का प्रश्न है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हुए है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, सभी उत्तर सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। जब भी आप मैग्नीशियम को जलाएंगे बच्चों, मैग्नीशियम मतलब ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया करा रहे हैं और सीधा सीधा पूछ रहा है कि जब इसका निर्माण होगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो उत्पाद है इसमें कौन सा गुण होगा, क्षारीय गुण होगा, अम्लीय गुण होगा, उदासीन होगा, इनमें से सभी उत्तर सही होगा। तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम एक धातु है और जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो बनेगा धातुइक ऑक्साइड, और जितनी भी धातुइक ऑक्साइड होते हैं वो आपका मुख्य रूप से होता है क्षारीय। तो यहाँ पर कौन सा प्रकृति का हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग सही से पढ़िए। कॉपर जो है वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसके सतह पर भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है, यानी कि जब भी आप कॉपर को किसके साथ, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ ही आप क्या करेंगे, अभिक्रिया कराते हैं, तो उसकी सतह पर भूरे रंग का जो सतह चमक होता है वो हट जाएगा और हट करके उसमें कौन सी परत चढ़ जाती है, हरे रंग की। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट या आपका कॉपर नाइट्रेट। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका बन जाएगा बच्चों कॉपर कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से देखिए आपका यहाँ पर सी यानी कि आपका यहाँ पर कॉपर और यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका कॉपर कार्बोनेट CuCO3। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो जब भी आप लोग किसको गर्म करेंगे बच्चों, लेड नाइट्रेट, इसका होता है PbNO3 का होल 2। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जब भी इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या किसका निर्माण होगा, आपका नाइट्रोजन का निर्माण होने का चांस है क्या, नहीं ना। जब भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन ही गया तो अलग से क्या होगा, तो अलग से बन जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। 58 नंबर का प्रश्न है, जिंक पर यानी कि आपका जिंक जो है इस पर जब तनु H2SO4 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर इस अभिक्रिया से कौन सी गैस का निर्माण होगा? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इनमें से किसी भी गैस का नहीं। तो मुख्य रूप से ये आपका Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, विस्थापित कर देगा और हाइड्रोजन के स्थान को ग्रहण कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन बेचारा जाएगा कहाँ? तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो किसके रूप में बाहर निकलेगा? गैस के रूप में बाहर निकलेगा, तो बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा। जल्द ही 2-3 मिनट में हम लोगों का सेशन समाप्त हो जाएगा बच्चों। बहुत ही कम आप लोगों को प्रश्न बचा हुआ है, 11 सिर्फ प्रश्न बचा हुआ है। तो निम्नलिखित में किस विलयन का जो है उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? यानी कि दीवारें की जो सफेदी यानी कि पेंट किया जाता है उसके लिए किया जाता है। 2018 में ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मुख्य रूप से जब भी सफेदी करने का बात आएगा बच्चों तो बन जाएगा वहाँ पर सोडियम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल 2। ये प्रश्न सीधा सीधा ऐसे भी पूछ लिया जाता है बच्चों कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, CaOH का होल 2 को बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बुझा हुआ चूना है? जल्दी मैंने आपको ऊपर में बताया बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2 है ना, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ये प्रश्न 2012 में पूछा हुआ है बच्चों कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस बनेगा? तो जल्दी अभी मैंने आपको ऊपर में दिखाया कि जब भी जिंक यानी कि धातु है, धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो मुख्य रूप से कौन सा गैस वहाँ पर निर्माण होता है? तो मुख्य रूप से वहाँ पर निर्माण होता है हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है? 2013 में ये आपका प्रश्न आया हुआ है। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका NaOH अभिक्रिया करती है किसके साथ? जिंक के साथ अभिक्रिया करती है तो बन जाएगा बच्चों आपका Zn यानी कि सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर विस्थापित कर देगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रोडक्ट निर्माण हो जाएगा Na2ZnO2 यानी कि आपका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। 63 नंबर का प्रश्न है आपका, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है? महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इन चारों धातुओं को मुख्य रूप से बोला जाता है सामरिक धातु। सामरिक धातु उन धातुओं को बोला जाता है बच्चों जिसका जो उपयोग है, जिसका आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सामरिक धातु। अगला प्रश्न है 64 नंबर का जो है, लेड तथा मरकरी जो है उष्मा का कैसा होता है? अच्छा चालक है, अचालक है, अल्पतम चालक है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका मरकरी है और आपका लेड है बच्चों वो मुख्य रूप से आपका बहुत ही कम चालक यानी कि नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, पारा जो है विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं। उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं, या आपका इनमें से यानी कि कोई प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से क्या उत्पन्न करता है बच्चों? पारा जो है मुख्य रूप से आपका उच्च प्रतिरोध का निर्माण करता है जिसके कारण जो है उस पर जो है उससे होकर के विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो पाती। तो 65 नंबर का ए नंबर आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारकीय होती है? इनमें ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, एल्युमिनियम और जो है जिंक ये दोनों ऐसे है बच्चों धातु जिनके ऑक्साइड जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है जिसको बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? इसको अगर पढ़ना है तो आप लोग चैप्टर में जाकर के पढ़ सकते हैं, धातु अधातु वाले चैप्टर में, क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड जो है बच्चों आपका एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा हुआ है। ठीक है, 66 नंबर का प्रश्न है, बस आप लोगों का 3 और 4 प्रश्न बचा हुआ है। कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? नीला बनता है, पीला या वर्णहीन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य रूप से यहाँ पर निर्माण होगा वर्णहीन का, किसी भी प्रकार के रंग का निर्माण यानी कि रंग का नहीं दिखेगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पिछले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है किसी भी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया होने से। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2020 में फर्स्ट सीटिंग में ये आपका प्रश्न पूछ लिया गया था। तो कितनी होती है ऑक्सीजन की संयोजकता? 1, 0, 2, 3। तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाता है 2 और 6। इस 6 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? तो 2 चाहिए। तो ये आपका 2 जो है इसका संयोजकता हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। संयोजकता तो निकालने आप लोग को जानते होंगे बच्चों, है ना। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का बच्चों। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अगर पहले चैनल में प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिएगा अच्छी तरह से। लाइक तो करना बनता ही बच्चों, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और हम लोगों का एम एक ही है कि 90 से 95% के बीच आप लोगों का मार्क्स आए। ठीक है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि निम्नांकित में कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, हाइड्रो यानी Hg, पारा,
अर्जेंटम या फिर आपका ऑरम। तो मुख्य रूप से सबसे अधिक अभिक्रियाशील के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, इनमें से इन चारों में से पूछ रहा है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका 70वें नंबर का प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन, यानी कि आपका कॉपर जो है इन चारों की तुलना में सबसे अधिक क्रियाशील है। क्योंकि देखिए आप लोग सोना, चांदी और पारा ये तो बहुत ही कम क्रियाशील की श्रेणी में आता है, लेकिन कॉपर थोड़ा सा ज़्यादा है इनसे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी जो है, ए जो है सही हो जाएगा 70वें नंबर का प्रश्न का। ठीक है, तो सारा चीज़ आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और मुझे लगता है कि आप लोग जो है 90% मार्क्स इसमें लाए होंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कितना मार्क्स आप लोगों को आया टोटल। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगले वीडियोस में हम लोग मुख्य रूप से 60 यानी कि 65 प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे इसी चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल हम लोगों को कितना प्रश्न सोल्यूशन करना है, 135 प्रश्नों का सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। जय हिंद।